गया 25,000 की राशि पर 3 वर्ष बाद 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। आपको पता है 12% अगर 1 वर्ष का है तो 3 वर्ष का अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो 36% हो जाता, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसका मतलब 12% मिलेगा, 12% मिलेगा और 12%, यानी कि 12 12 12 का सक्सेसिव मिलेगा। तो 12 12 का सक्सेसिव कितना हो जाएगा, 12 + 12 + 12 × 12/100 यानी 1.44, यानी ये कितना हो जाएगा 12 12 24 और एक 25.44% इन दोनों का हो गया, और इसका 12 से रिजल्टेंट निकालोगे तो 25.44 + 12 + 12 और प्लस 25.44 × 12/100, तो हम इसको लिख सकते हैं 25.44 × 12/100, ऐसा कर दो, ठीक है। 4 × 12, 4 से 25 हो जाएगा, 25 से इसको काटेंगे तो 1.02 के करीब हो जाएगा, यानी कितना हो गया 25 12 37, और इधर 3 40.6% के अराउंड आपका हो जाएगा। देखो 25 12 37, 3 40 40 और ये 4 4 और 2 यानी कि 40.46% के अराउंड हो जाएगा, या अगर आप ऐसे निकालें तो लगभग 40.5% हो जाएगा। अब 25,000 का 40% कितना हो जाएगा 10,000, तो 10,000 हो गया। और अगर 40% 10,000 है तो 4% कितना हो जाएगा 1,000, 0.4% कितना हो जाएगा 100, ठीक है। और 0.6% कितना हो जाएगा 25,000 का, अगर 1% की बात करें तो 250, 1% 250, 0.6% कितना हो जाएगा 150, 0.06% कितना हो जाएगा 15, यानी आपका आंसर होना चाहिए 10,115 के करीब, 10,115 के करीब, 10,123 है, ऐसे कर सकते हैं। अदरवाइज आप ऐसे कर सकते थे कि 25,000 रुपये हैं, ठीक है, तो 12% का मतलब कितना होता है, अगर 100 होता तो 112 मिलता, यानी कि 28/25 एक साल में हो जाता है, तो 3 साल में कितना हो जाएगा 28/25 का होल क्यूब, इतना तो हो जाएगा पूरा धन। अब हमसे पूछा गया ब्याज, तो इसमें से 25,000 घटाएंगे, 25,000 घटाने का मतलब 25,000 कॉमन आ जाएगा, सॉल्व कर। अगला प्रश्न देखिएगा, देखो 36 में से 3 डिवाइड करना है तो 12 आ जाएगा, 12 24 में से घटेगा 12, यानी आगे डिवाइडेड बाई 3 लिखा हुआ है, गुणे में 5 लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाई 90 लिखा हुआ है, 90 में 5 से डिवाइड कर दो तो ये लिखा हुआ है 18, 12 में 3 से गुणा डिवाइड करो तो ये 4 लिखा हुआ है, यानी कि 18 × 4 आपका बचा, 18 चौको 72, 72 को 76 में से घटाना है, उत्तर 4। माध्यिका यानी मीडियन निकालनी है। अब मीडियन के लिए सबसे पहले आप क्या काम करोगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, मैं कहूँगा हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, असेंडिंग बोले तो बढ़ते क्रम में लिखो, लिख लो फटाफट। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर में लिखो फटाफट, तो ये आपका सबसे छोटा वाला टर्म कौन सा हो जाएगा 25, फिर 27, फिर 29, फिर 30, 25 हो गया, 27 हो गया, 29 हो गया, 30 हो गया, फिर 32 हो गया, फिर 33 हो गया, फिर 35 हो गया, ठीक है। अब पदों की संख्या यानी नंबर ऑफ टर्म्स देखो 3 3 6 1 7, अगर पदों की संख्या विषम है, n विषम है, तो मीडियन बराबर होती है n + 1/2 टर्म, 7 + 1 8/2 यानी फोर्थ टर्म क्या है 30, तो आपका मीडियन कितना हो गया 30। पूछा गया ये नंबर किससे डिविजिबल है, बताओ किससे डिविजिबल है। अगर ये 5 है यूनिट डिजिट तो 5 से तो कटेगा। अब पहले 3 और 12 और 9 में देखो, अगर कोई संख्या 3 से डिविजिबल है, सम ऑफ डिजिट्स 3 से कटना चाहिए, यानी 5 4 9, 8 1 9, 9 कट गया, 2 2 4, क्या 4 3 से कटता है, नहीं। तो अगर कोई संख्या 3 से नहीं कट रहा तो 9 से भी नहीं कटेगा, 12 से भी नहीं कटेगा, यानी आपका करेक्ट आंसर 11 हो जाएगा। और 11 का डिविजिबिलिटी रूल से अगर चेक करना है तो पहले संख्या लिखो 2 9 1 8 2 4 5, अल्टरनेट डिजिट यानी एक एक छोड़ के सम ले लो, यानी 5 2 7 1 8 2 10, इधर हो गया 9 8 17 4 21। अब दोनों का डिफरेंस 21 और 10 का डिफरेंस 11, अगर ये डिफरेंस 11 या 11 मतलब 0 या 11 के टेबल का है तो ये संख्या 11 से कटेगी, अदरवाइज नहीं कटेगी। ये क्या है 11, तो ये किससे कटेगी 11 से, सिंपल सी बात है, क्लियर हो गया। चलो अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कहा गया कोई धन है जो 3 व्यापारियों के हाथों से गुजरता है, प्रत्येक व्यापारी अपने क्रय मूल्य के 30% लाभ पे बेचता है, यानी कि अगर पहला व्यक्ति के पास x मूल्य का या p मूल्य का आया तो उसने 13% का फायदा 30% का फायदा लिया, यानी कि अगर 10 का खरीदा होता तो 13 का बेचता। दूसरा भी उस दूसरे के लिए क्रय मूल्य इतना पड़ा, वो इसके 13/10 पे बेचता है, यानी 30% का वो लाभ। अब ये तीसरे के लिए ये क्रय मूल्य हो गया, वो इस पर 30% का लाभ लेता है, और जब इतना बेचता है तो अंतिम व्यापारी का जो विक्रय मूल्य है वो 300 है। तो यहाँ से P कैलकुलेट करना है, यानी कि P बराबर कितना हो जाएगा 300 के बाद 000,
यानी कि 1 2 3 और बटे 13 का क्यूब 2197, यानी आपका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, ये लगभग 1.5 देगा, 1.5 से थोड़ा कम 1.4 दे देगा, और ये 140 के करीब आपका आंसर हो जाएगा। अब आप सॉल्व कर लेना। ये सब प्रश्न, ऐसे प्रश्न मेंस में आए, ऐसे ही प्री में आते हैं। कहा गया 2 नल जुड़े हुए हैं, ए 32 घंटे में भर सकता है और बी जो है वो 28 घंटे में भर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। कहा गया कि दोनों पाइप बारी बारी से, अब 32 और 28 का एलसीएम ले लो, तो 4 8 32, 4 7 28, यानी कि आपका एलसीएम हो जाएगा 4 × 8 × 7, यानी 32 × 7। 32 × 7 कितना हो जाता है आपका, 32 × 7 ऐसे लिख लो, 32 × 7 मैं वैसे भी कर सकता, 224 लिख देता, लेकिन ऐसे नहीं कर। अब अगर ए 32 मिनट में 32 × 7, ये जो हमने एलसीएम लिया, टंकी की धारिता मान लेते हैं, 32 मिनट में 32 × 7 अगर भर सकता है तो 1 मिनट में कितना भरता है, 7। ऐसे बी 28 मिनट में 32 × 7 भर सकता है तो 1 मिनट में कितना भर सकता है, इसमें बटे 28 कर देंगे, यानी ये 8 हो जाएगा। अब कहा गया हमें अल्टरनेट मिनट के लिए खोलना है, अल्टरनेट घंटे के लिए खोलना है। अगर 1 घंटे ये जाए, 1 घंटे ये जाए, तो आपने कहा कि पहले घंटे ए गया, दूसरे घंटे बी, यानी 2 घंटे में कितना भरा गया, 15। 2 घंटे में 15, हमें भरना कितना है, 224। 2 घंटे में 15, तो हम कह सकते हैं कि 15 घंटे में कितना भरा जाएगा। देखो ऐसे देखो, 2 घंटे में 15, अब 15 ही हम 225 होता है, यानी कि हम कह सकते हैं 30 घंटे में 225 भर जाएगा। लेकिन हम कह सकते हैं यहाँ से 14 से गुणा कर दो, 14 देखो 2 घंटे में 15, तो 28 घंटे में कितना हो जाएगा बताओ, 210। 28 घंटे में कितना हो जाएगा, 210। 29वें घंटे कौन जाएगा, ए भाई साहब, कितना भर के आ जाएंगे, 7, यानी 217। 29 घंटे में 217, अब बचा 7 और भरना है बी भाई साहब ने, तो यानी कि बी भाई साहब कितने देर में भर देंगे, 7 भरना है। 1 घंटे में वो 8 भरते हैं, यानी 7/8 घंटे और लगेंगे, यानी 29 घंटे इधर, 7/8 घंटे इधर, यानी 29 से 7/8 घंटे, यानी 30 घंटे के अराउंड आपका लगने वाला है। अदरवाइज डायरेक्ट भी कर सकते थे, 2 घंटे में 15, तो 224 भरने के लिए 15 से दोनों साइड में गुणा कर देते, तो आपका आ जाता, यानी 30 घंटे में 225 भरा जाता। क्लियर हो गया। लो भाई साहब ये प्रश्न बताओ, राजेश, राकेश और रमेश द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं। राजेश का 30, यानी 2 अनुपात बराबर 30, तो 1 अनुपात बराबर 15, तो ये 4 अनुपात बराबर 60, 9 अनुपात बराबर 135, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब x² - 8x + 15 को पहले फैक्टराइज करना है। 15 के 2 ऐसे गुणनखंड जिनको जोड़ने पे प्लस है, तो जोड़ने पे 8 है, 5 और 3, तो x - 5 और x - 3। अब आप कहेंगे -5 - 3 क्यों लिया, क्योंकि -5 और -3 का योग ही -8 हो सकता है, ठीक है। तो इसका फैक्टर है। अब देखो 6 के ऐसे गुणनखंड जिनको जोड़ने पे 5 है, तो आप कहेंगे जोड़ने पे 6 के ऐसे गुणनखंड जिनको जोड़ने पे 5 है, 3 और 2, x - 3 और x - 2, दूसरे के फैक्टर हो गए। -3 - 2 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे 5 माइनस का है। अब इनका एलसीएम निकालना है, तो x - 5 आपको सबसे पहले जो कॉमन है उसको ले लेना है, तो कॉमन x - 3 है, ये हो गया। जो बच्चा x - 5 इसके इंटू और x - 2 इसके इंटू, तो यही आपका एलसीएम हो जाएगा। क्लियर। कहा गया 3 किलोग्राम चावल का मूल्य 180 है, 8 किलोग्राम चावल का मूल्य 5 किलोग्राम दाल के बराबर है, 15 किलोग्राम दाल का मूल्य 2 kg चाय के बराबर है, 3 kg चाय का मूल्य 6 kg अखरोट मूल्य के बराबर, 10 kg अखरोट का मूल्य क्या है। देखो 3 किलोग्राम चावल का मूल्य 180, यानी 1 किलोग्राम का 60 रुपये, ठीक है, 1 किलोग्राम का 60 रुपये। 5 किलोग्राम दाल का मूल्य 8 किलोग्राम चावल के बराबर है, यानी 5 kilogram, या यहाँ से कह सकते हैं 1 kg दाल का मूल्य 8 किलोग्राम के बजाय 1.6 किलोग्राम के। अगर 1 किलोग्राम चावल का मूल्य 60 रुपये है, तो 1.6 किलोग्राम का कितना हो गया, 96 रुपये, यानी 1 किलोग्राम दाल का मूल्य आ गया। 15 किलोग्राम दाल का मूल्य 2 किलोग्राम चाय के बराबर है, यानी 1 किलोग्राम चाय का मूल्य 7.5 किलोग्राम दाल के बराबर, यानी 7.5 किलोग्राम दाल का मूल्य इतना हुआ, जो कि 1 किलोग्राम चाय के बराबर, यानी 1 किलोग्राम चाय का मूल्य इतना होगा। 3 किलोग्राम चाय का मूल्य 6 किलोग्राम अखरोट के मूल्य के बराबर है, यानी कि जो चाय 1 किलोग्राम चाय का मूल्य है वो 2 किलोग्राम अखरोट के बराबर है, यही तो मतलब हुआ। यानी ये अखरोट के दाम का, यानी 1 किलोग्राम चाय का मूल्य है, ये अखरोट के दाम का दूना है, यानी अखरोट का मूल्य इतना हो जाएगा। तो अगर अखरोट का देखो 1 किलोग्राम चाय का मूल्य 2 किलोग्राम अखरोट के बराबर है, ये 1 किलोग्राम चाय का मूल्य है, यानी कि ये 2 किलोग्राम अखरोट भी कह सकते हैं। 2 किलोग्राम अखरोट का मूल्य अगर इतना है, तो 10 किलोग्राम का कितना हो जाएगा, गुणे में 5 लगा लो, 96 × 5 480, उसका एक जीरो बचा के रखो, 75 में गुणा कर देना, यहाँ से 4 निकालो, 75 में गुणा कर लो, यानी 300 ये हो गया, और इधर बचा 12, 12 × 300 कितना हो गया, 3600। क्लियर हो गया। देखो
कहा गया एक समबहुभुज का रेगुलर पॉलीगॉन दिया गया। आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, रेगुलर पॉलीगॉन का जो इंटीरियर एंगल होता है वो होता है n-2/n × 180। स्टार बैच की प्लेलिस्ट देख लेना, वहाँ पे आपको पूरा एडवांस मैथ्स फ्री में मिल जाएगा। ये इंटीरियर अंतः कोण होता है और बाह्य कोण कितना होता है 360/n। 360/n बराबर 18, तो यानी कि भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, ये बराबर 18 दिया गया, यानी यहाँ से n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। अब अगर भुजाओं की संख्या 20 है तो आप डायगोनल्स की संख्या का फॉर्मूला जानते होंगे कि अगर नंबर ऑफ साइड्स n हो तो डायगोनल्स कितने होते हैं n × n-3/2। क्या होता है n × n-3/2, तो n बराबर 20 लिख लेना फॉर्मूला कि अगर नंबर ऑफ साइड्स n हो तो डायगोनल्स की संख्या होती है n × n-3/2। तो 20 × 20 - 3 17/2, ये कितना हो जाएगा 2 से 20 कटेगा 10, 10 × 17 170। देखो एक पिरामिड दिया गया, उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा गया, देखो, और उसका आधार वर्ग है। पहले एक मैं पिरामिड बना के समझाता हूँ। ये आपका पिरामिड होता है, ठीक है। इसकी हाइट दी गई, ये दिया गया, ये वाली भुजा 3। अगर ये वर्ग है तो यहाँ से सेंटर, ये इतनी दूरी कितनी हो जाएगी, पूरी भुजा 8 की, तो ये दूरी हमेशा सेंटर पे जो परपेंडिकुलर होगा वो 4 हो जाएगा, यानी ये 4। अब अगर ये जो ट्रायंगल है इसकी हाइट, या हम इस पिरामिड की स्लैंट हाइट की बात करें तो स्लैंट हाइट हो जाएगी इस राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूज होगा, इसका लंब 3 है, आधार 4 है, यानी हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा 5। अब आप समझिएगा, अब हमारा जो ट्रायंगल आया उसकी स्लैंट हाइट 5 आ गई, स्लैंट हाइट 5 आ गई, यानी कि ट्रायंगल के लिए हाइट 5 हो गई और इस पिरामिड की स्लैंट हाइट 5 कह सकते हैं, यानी पिरामिड की जो स्लैंट हाइट होगी वही ट्रायंगल की हाइट होगी। अब हमें पता है कि जो पिरामिड होता है उसका टोटल सरफेस एरिया होता है एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस कितना है, एरिया स्क्वायर है, मतलब जो बेस है वो स्क्वायर है तो उसका एरिया साइड का स्क्वायर 8 × 8 = 64 प्लस। आपको पता है ऐसे 4 ट्रायंगल, एक आपने देखा ब्लू वाला, दूसरा, तीसरा और एक पीछे, 4 ट्रायंगल बनेंगे तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 4 × हाफ गुणे ट्रायंगल का एरिया क्या होता है हाफ इंटू बेस, बेस वही वर्ग का भुजा 8 इंटू हाइट, हाइट ट्रायंगल के लिए कितनी है, स्लैंट, पिरामिड के स्लैंट हाइट के बराबर, यानी कि 5। तो ये कटेगा 2 चौको 8, यानी ये हो गया 64 प्लस 4 चौको 16 पंचे 80, टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया 80 + 64, यानी कि 144। तो आप हमेशा याद रखना पिरामिड के लिए टोटल सरफेस एरिया होता है एरिया ऑफ बेस प्लस 4 टाइम्स ऑफ, या ऐसे कह सकते हैं एरिया ऑफ बेस प्लस हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट, ठीक है। 2 सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, उनके क्षेत्रफल होगा। आपको पता है अगर कोई 2 ट्रायंगल सिमिलर्स हैं तो उनके जो एरियाज का रेशियो होता है वो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के, यानी कि संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर, यानी अगर संगत भुजाएं ए और बी रही हों तो ए और बी का जो वर्ग होगा वो 196/625 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से भुजाओं का अनुपात कितना हो जाएगा 196/625 का वर्गमूल, 196 का वर्गमूल 14, 625 का वर्गमूल 25, तो आपका अनुपात कितना आ जाएगा 14:25। कितना आ जाएगा 14:25। क्लियर हो गया, 14:25, ठीक है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। देखो कहा गया कि 18 सेंटीमीटर की आंतरिक त्रिज्या एक अर्धगोलीय कटोरा द्रव से भरा हुआ है। इस द्रव को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली बेलनाकार बोतलों में भरा जाता है। कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी। आपको पता है एक चीज़ को खाली करके अगर दूसरी चीज़ में भरा जाता है तो वहाँ पे क्या कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम। तो अगर बी टोटल वॉल्यूम रहा हो और एक बोतल का वॉल्यूम स्मॉल बी रहा हो तो n अगर बोतलें लगती हो तो v बराबर n इंटू वी, यानी n की वैल्यू हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ अर्धगोलीय कटोरा बटे वॉल्यूम ऑफ बॉटल, यानी n की वैल्यू ऐसे निकल आएगी। यानी आपको क्या काम करना है, अर्धगोलीय कटोरे का वॉल्यूम यानी 2/3 × पाई × r का क्यूब। r कितना है, त्रिज्या कितनी है 18, 18 का क्यूब लिख लो बटे में बोतल बेलनाकार है तो उसका वॉल्यूम पाई × रेडियस का स्क्वायर, रेडियस है 3, 3 का स्क्वायर 9 × h कितना है 6, पाई से पाई कट जाएगा, 9 यहाँ पे गुणा हो जाएगा यानी नीचे हो जाएगा 3 × 9 × 6, 2 से 6 कट के 3 हो जाएगा, यानी आपका नीचे बचा, ऊपर है 18 × 18 × 18 और नीचे कितना बचा भाई साहब 9 × 9, 9 से 18 कटा 2, 9 से 18 कटा 2, यानी कि 2 × 2 × 18, यानी आपका उत्तर कितना हो जाएगा 72। कहा गया सुरेश, दिनेश और रमेश 3:6:8 के अनुपात में कुछ साझेदारी करते हैं और मतलब इनका जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वो 3:6:8
8 है। बोलो क्लियर है। अब आपसे क्या कहा गया कि उनकी इन्वेस्टमेंट 1 साल बाद 5%, 15% और 20% बढ़ जाती है। मान लो 30, 60 और 80 लगाते हैं शुरू में। अब इसकी अगर 5% बढ़ी है यानी कि 31.5 हो गई होगी, या 300, 600 और अगर 800 माने तो 5% बढ़ी यानी 315 हो गई, ये 15% बढ़ी यानी 690 हो गई, और ये 20% बढ़ी यानी कि 960 हो गई। अब रेशियो पूछा गया है 5 से काट दो, आपका आंसर आ जाएगा 5 से काटो या 15 से काट सकते हो, 15 से काट दो, 15 से काटोगे तो 21 आ जाएगा, 15 से काटोगे 46 आ जाएगा, 15 से काटोगे 64 आ जाएगा, यही रेशियो हो जाएगा। ऐसा प्रश्न है तो ये 1000 सालों से एसएससी पूछ रही है। पहले देखो, अगर आपको अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट, ये सब अंडर रूट के अंदर होता चला जा रहा है और इनफाइनाइट टर्म्स यानी अनंत टर्म है, तो आपको इसके फैक्टर करना है। इसके 2 फैक्टर होंगे n+1 इंटू एन। ये हमेशा ऐसी संख्या दी जाएगी जो क्रमागत संख्याओं को गुणनफल हो। तो 20 को लिख सकते हैं 4 गुणे 5। अब इसमें अगर यहाँ माइनस माइनस है तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर 4 हो जाएगा, और अगर यहाँ पे प्लस प्लस होता तो इसका आंसर बड़ा वाला यानी कि 5 हो जाता। कहा गया 2 कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं, एक को 64% वोट मिलते हैं तो दूसरे को कितना मिलते होंगे, 36%। समझ है, क्योंकि पूरा 100% ही होता है, एक अगर 64% पा गया तो दूसरे को अपने आप 36% मिलेगा। अब कहा गया जो जीता हुआ उम्मीदवार है यानी 64% पाने वाला, वो कम पाने वालों से 434 मतों से जीत गया। 64% और 36% का डिफरेंस 28%। 28% बराबर इतना है। 28% अगर इतना है, 28% तो हुआ, 14 में से 6 गए 8, यहाँ 5 में से 3 जाएगा 2, ठीक है। 28% 434 है तो आपसे 100% पूछा गया, तो यहाँ से आप सॉल्व कर लो। 4 सत्ते 28 या 7 से काटो, 7 चौको 28, 7 से काटोगे 62, यानी 4% बराबर 62, तो 100% कितना हो जाएगा, गुणे में 25 लगा लो, तो 25 गुणे 60 1500 और 50 और जोड़ दो, 1550 आपका उत्तर हो जाएगा। एक कमरे के बारे में बात की गई, कहा गया कमरे की जो चौड़ाई है b, उसकी ऊंचाई की 2 गुनी, यानी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई की आधी यानी b/2, और उसकी लंबाई की आधी यानी लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है बेसिकली 2b। तो कमरे के सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई, हमेशा आपको पता होगा अगर कोई कमरा घनाभाकार है यानी कि क्यूबॉइडल है, तो आपका जो सबसे बड़ा विकर्ण होता है वो होता है अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ये पता है ना सबको, यानी डायगोनल की जो लंबाई होगी वो सबसे बड़े विकर्ण की लंबाई हो जाएगी। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते चले जाओ, तो l स्क्वायर यानी कि 4b² हो गया प्लस b² हो गया और प्लस h² यानी b²/4 हो गया। तो 5b² और प्लस b²/4 यानी कि 5 गुणे 4 20, 21 b²/4, तो 21 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, अंडर रूट 21 हो जाएगा, b²/4 का वर्गमूल निकल जाएगा, यानी अंडर रूट 21 b/2 आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कहा क्या गया, एक बोट है, एक बोट बोले तो एक नाव है, वो 35 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 2 घंटे में जाती है और अप स्ट्रीम 7 घंटे में जाती है। यानी डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी हो गई भाई साहब, डाउन स्ट्रीम स्पीड हो गई 35 किलोमीटर 2 घंटे में, यानी 35/2, और अप स्ट्रीम स्पीड कितनी हो गई 7 घंटे में 35 किलोमीटर, यानी 1 घंटे में 5। अब अगर नाव की चाल निकालनी है, 35/2 कितना हो गया 17.5। अब अगर आपको डाउन स्ट्रीम स्पीड पता है अप स्ट्रीम, तो बोट की स्पीड बराबर होती है डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम बटे 2, यानी 17.5 22.5/2 यानी 11.25 बोट की स्पीड। और अगर यहाँ से स्ट्रीम की स्पीड निकालनी हो यानी नाव की चाल, तो आपको धारा की चाल, तो 17.5 यानी d-u/2 यानी कि 12.5/2 यानी 6.2। कहा गया कि 8 वर्ष में 21% वार्षिक ब्याज की दर से, 8 वर्ष में 21% वार्षिक ब्याज की दर से अर्जित साधारण ब्याज का उसी धन पर 21 वर्ष में समान अर्जित साधारण ब्याज से अनुपात क्या होगा। देखो आप एक समझिएगा कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ है तो 8 वर्ष में ब्याज 8R हो जाएगा और 21 वर्ष में 21R हो जाएगा। तो ब्याजों का अनुपात जो वो दर पे डिपेंड नहीं करता, अगर दर सेम है तो हमेशा किस पे डिपेंड करता है, वर्ष पे डिपेंड करता है। यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा 8:21 हो जाएगा। बोलो क्लियर है, 8:21 हो जाएगा। सरल करना है यानी सिंप्लीफाई करना है। 1 + x आपको पता है 1 - x इंटू 1 + x कितना होता है 1 - x², इतना हो जाएगा। 1 - x² इंटू 1 + x² कितना हो जाएगा 1 - x⁴। 1 - x⁴ इंटू 1 + x⁴, ये हो जाएगा 1 - x⁴। 1 - x⁴ इंटू 1 + x⁴, यानी a - b इंटू a + b, यानी 1 - x⁴ का स्क्वायर यानी 1 - x⁴। क्लियर हो गया। ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब इसके सारे शीर्ष किस पे निर्धारित हैं,
किस पे निर्धारित है, मतलब किस पे स्थित है, वृत्त के परिधि पे। कहा गया AD, ठीक, BC वृत्त का व्यास है, यानी ये BC वृत्त का व्यास है, ये B है, ये C है, BC वृत्त का इस तरह से है। रुक जाओ थोड़ा अच्छे से बनाओ, ये देखो इस प्रकार से आपका है, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D, BC वृत्त का व्यास है। अब आपसे कहा गया BC ये जो कोण है, यानी ये वाला कोण, ये 19 डिग्री का है, ठीक है, 19 डिग्री का है। तो कहा गया CAD जो कोण है, CAD यानी ये वाला कोण 32 डिग्री का है, 32 डिग्री का। तो आपको ACD कोण की वैल्यू निकालनी है। आप समझिएगा पहले, देखो आपको पता है कि अगर ये कोण की बात करें तो ये अर्धवृत्त में बना कोण है। अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा क्या होता है, समकोण होता है, यानी ये कोण हो गया 90 डिग्री का, 90 डिग्री का हो गया। अब देखो ये कोण 90 डिग्री का है, ये कोण 32 डिग्री का, यानी ये पूरा कोण कितना हो गया, 112 डिग्री का। और आपको पता है कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसके आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये वाला तो 122 अंश हो गया, ये वाला 122 अंश हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 122 यानी 58 डिग्री, पूरा 58 डिग्री, पूरा ये 58 डिग्री, इतना 19 डिग्री, तो ये वाला कितना हो गया, 39 डिग्री का हो गया, 39 डिग्री का हो गया। अब ये 39 डिग्री का है, ये वाला कोण 32 डिग्री का, दोनों मिलके 71 डिग्री, तो ये वाला कितना हो जाएगा, देखो, अच्छा यही तो निकालना था, ACD ही निकालना था, यानी 39 डिग्री हो गया। क्लियर हो गया। देखो ये प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न है। A speaks the truth 5 times out of 7 and B speaks 8 times out of 9, ठीक है। कहा गया A सच बोलता है 5 बार आउट ऑफ 7। देखो A के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी जो है वो कितनी है, A सच बोलता है यानी कि A ट्रूथ कितनी बार बोलता है, 5/7 टाइम। तो ये झूठ कितनी बार बोलता है, 1 - 5/7 यानी कि 2/7, यानी 2 बार झूठ बोल देता है। सिमिलरली बी के बारे में कहा गया बी सही बात बोलता है 8/9 बार, यानी 9 में से 8 बार बी सही बोलता है। तो बी झूठ कितना बोलता है, 1 बार बी के झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी है। तो आपसे क्या पूछा गया, कहा गया व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट दे विल कंट्राडिक्ट ईच अदर। कंट्राडिक्ट मतलब कि विरोध हो जाएगा, कि एक सही बोल रहा होगा तो दूसरा झूठ बोल रहा होगा, दूसरा सही बोल रहा होगा तो पहला झूठ बोल रहा होगा। समझ आया। आपको क्या काम करना है, आपसे कहा गया कि झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी दी गई, तो सच बोलने की प्रोबेबिलिटी जो बचा हिस्सा वो सच बोलने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। इतना समझ आया। अब आपसे कहा गया कि ऐसी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कोई एक दूसरे के बातों का खंडन करे। अब आप समझिएगा, देखो खंडन करने के लिए ए सच बोले तब बी झूठ बोल रहा हो, ए सच बोले तब बी झूठ बोल रहा हो तब खंडन होगा, और बी सच बोले तो ए झूठ बोल रहा हो तो भी खंडन होगा। तो प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी बराबर होगी ए सच बोल रहा हो और बी झूठ बोल रहा हो, और बी सच बोल रहा हो तब ए झूठ बोल रहा हो, तो इन दोनों का योग हो जाएगा। यानी जो प्रायिकता होगी वो होगी ए सच बोल रहा हो तो बी झूठ बोल रहा हो और बी सच, तभी तो एक दूसरे की बातों का खंडन करेंगे। अब इसका गुणा उड़ा करके निकाल लो, तो हो गया 5/7 गुणे 1/9 यानी कि 5/63 हो गया। और ये कितना हो गया, बी यानी 8/9 गुणे 2/7 यानी 16/63, 5 और 16 21/63, यानी कि इनका जो वैल्यू आई वो 5 और 16 21/63 आई। 21/63 कितना हो जाएगा, 1/3, यानी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1/3। समझ आ गया। कहा गया 17 मीटर ऊंचा कोई पोल है, ठीक है, उसके शीर्ष से एक सीधी खड़ी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 16 डिग्री है, ठीक है। यदि मीनार 57, देखो इस तरह से है, ये पोल है, इससे मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन मतलब आंख उठा के देखना पड़ रहा है, ये 60 डिग्री है, ठीक है। अब आपसे कहा गया मीनार 57 मीटर ऊंची है। देखो पहले ये ड्रॉ कर दो, ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे, एक ही बेस पे खड़े। ये 17 है, ये पूरा 57, अगर ये 17 है तो ये भी 17 होगा, यानी ये हो जाएगा 40। समझ आया। ये 17 है तो ये वाला 17 पूरा 57 था, तो ये 17 हो गया तो ये 40 हो गया ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में आ जाओ, कौन से वाले में, इस ट्रायंगल में। आपको पता है ये 60 डिग्री है, ये 40 है, तो ये कितना हो जाएगा, 40/√3। √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, यानी आपका आंसर हो जाएगा 40√3/3। अब ये करने के लिए आपको पेन कॉपी उठाने की ज़रूरत नहीं थी। अगर पेन कॉपी उठाना पड़ रहा है इसका मतलब आपने स्टार बैच की हाइट एंड डिस्टेंस या ट्रिग्नोमेट्री नहीं करी है। बोलो क्लियर।
कहा गया 3 व्यक्तियों का औसत वजन 4 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है यदि एक व्यक्ति जिसका वजन 100 किलोग्राम है उसको निकाल के दूसरा। देखो एक व्यक्ति 100 किलोग्राम वाला निकला यानी 100 वाला गया, और कोई आया एक्स आया जिससे 3 व्यक्तियों के औसत वजन में 4 की वृद्धि हुई। औसत वजन में 4 की वृद्धि यानी कि प्रत्येक के हेड पे 4 की वृद्धि, यानी टोटल वृद्धि कितने की हुई 12, यानी एक्स आया 100 गया, एक्स माइनस 100 का अंतर 12 यानी एक्स बराबर 112। पूछा गया स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने से पहले 3 चीज़ें निकालनी होती हैं। एक निकालना होता है मीन, एक निकालना होता है वेरिएंस, और वेरिएंस निकाल लो तब फिर स्टैंडर्ड डेविएशन आता है। सबसे पहले मीन क्या होता है? मीन होता है पदों की सबका योग, तो 5 3 8 4 12 7 19, 7 4 11 3 14 5 19। मीन होता है योग बटे पदों की संख्या, यानी मीन हो गया 19/4, 19 हो गया योग 4 पदों की संख्या। वेरिएंस जो होता है, वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस होता है समेशन ऑफ मीन माइनस एक्स आई का होल स्क्वायर बटे में एन। यानी कि आपको क्या काम करना है, मीन में से प्रत्येक पद को घटाना है, उसका स्क्वायर करना है और जोड़ते रहना है। तो 19/4 में से 5 को घटाओगे तो ये कितना हो जाएगा? 19/4 माइनस 5, यानी ये 20/4, 20/4 में से 19/4 घटेगा 1/4, उसका स्क्वायर 1/16 हो जाएगा, प्लस 19/4 माइनस 12/4 यानी ये 7/4 बचेगा, 7/4 का स्क्वायर 49/16 हो जाएगा। ठीक है, 19/4 में से 4 घटाओगे, 19/4 माइनस 16/4 यानी 3/4 का स्क्वायर यानी 9/16 ये हो जाएगा, प्लस 19/4 में से 7 घटाओगे यानी 19 माइनस 28/4 यानी 9/4 का स्क्वायर यानी 81/16 हो जाएगा। अब आप सबको जोड़ दो तो 49 1 50 और 81 9 कितना हो गया? 90। 90 और 50 140 यानी 140/16 ये आया, और बटे पदों की संख्या यानी कि बटे में 4, यानी 4 यहाँ आ गया, 4 यहाँ आया तो 4 से इकट्ठा 35 हो गया। यानी आपका जो वेरिएंस आया वो आया 35/16 के करीब, 35/16 के करीब। कितना हो गया? 35/16 के करीब। एक बार देख लेते हैं, 81 90 90 50 140, 140/16, 140/16 जो हुआ यानी कि 35/16 हो गया। अब अगर जो वेरिएंस आया है वो 35/16 है तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो हो जाएगा अंडर रूट में 35/16। 35/16, 16 का वर्गमूल 4 और 35 लगभग 6 के बराबर हो जाएगा। 35 का वर्गमूल लगभग 6 के बराबर हो जाएगा। तो 6 में अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा? 1.5 से थोड़ा कम, यानी 1.48। तो आपको समझ में आ गया। आप सबसे पहले निकालेंगे मीन, मीन के बाद वेरिएंस, वेरिएंस का फॉर्मूला होता है वेरिएंस का फॉर्मूला होता है मीन में से प्रत्येक पद को घटा घटा के स्क्वायर करते रहेंगे, और फिर बटे में पदों की संख्या यानी कि बटे में 4, और उसके बाद जो आया वो वेरिएंस हो गया, और वेरिएंस का वर्गमूल जो होता है यानी स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर होता है अंडर रूट में वेरिएंस। तो वेरिएंस का वर्गमूल निकाल के आंसर। इसका शॉर्ट ट्रिक भी है। रेवा के पास चिकन है, गोट है, ठीक है, चिकन है गोट है, हमें उससे मतलब नहीं कि क्या है चिकन है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एनिमल के जो हेड हैं उनका नंबर जो आया वो कितना है? 100 है, और टोटल नंबर ऑफ एनिमल लेग्स, देखो चिकन और गोट की संख्या का जो अनुपात है उस योग है वो 100 है। पद देखो आपको पता है पैर चिकन के पास 2 और गोट के पास 4, यानी 2c प्लस गोट बराबर कितना हो जाएगा? 2c प्लस 4 गोट कितना दिया गया? 348। तो हम कह सकते हैं c प्लस 2g कितना हो जाएगा? आधा कर दो, 100 कितना हो जाएगा? 74, 174। अब आपको निकालना है कितनी बकरियां हैं, तो घटा दो, तो गोट कितनी हो जाएगी? 174 माइनस 100 यानी कि 74। तो आपको अगर पैरों की संख्या दी जाए और सिरों की संख्या दी जाए तो पैरों की संख्या बटे 2 माइनस हेड की संख्या जो होती है वो हमेशा चौपाए जानवर की संख्या होती है। फॉर्मूला तो सबको पता होगा, पता है ना? आपको पता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, सबको पता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, इसकी भी वैल्यू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये तीनों आइडेंटिटीज हैं। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या 1 होता है? नहीं, तो ये गलत है, ये पूछा गया। लो भैया, कहा गया एक 36 ताल पर एक इमारत के आधार से 70 मीटर दूरी पे, यानी ये 70, उन्नयन कोण 60 पाया गया। आपको पता है अगर ये 60 है तो आधार का रूट 3 गुना होता है परपेंडिकुलर, यानी ये 70√3 हो जाएगा। एक कार है जिसमें 12%, 18% और 25% की छूट दी जाती है। देखो x% और y% का रिजल्टेंट छूट होती है x + y माइनस XY/100, पता है ना? तो 12 18 का कितना हो जाएगा? 12 18 30,
माइनस 18 गुणे 12 216/100 यानी 2.16। 30 में से 2.86 घटेगा तो ये हो जाएगा 27.84। 27.84 और 25 का अगर सक्सेसिव निकालेंगे तो हो जाएगा 27.84 प्लस 25 प्लस 27.84 गुणे 25/100 यानी कि ये हो जाएगा 27.84/4 यानी कि 6.96 ये घट जाएगा। तो 27 25 52, 52 में से 6 घटेगा भैया, 52 में से 6 घटेगा 46 यानी ये लिखा हुआ 46.84 और इसमें से घटा दो 0.96 तो ये लगभग हो जाएगा 45.88। लो भैया, कहा कि एवरेज ऑफ 20 नंबर्स इज 32। 20 संख्याओं का औसत 32 है। अब दो संख्या 29 और 31 वाली निकाल दी जाती हैं। देखो, दो संख्या नहीं, 20 संख्याओं का औसत 32 यानी उनका योग 640। ऐसे कर सकते। दो संख्या जो निकाली उनका योग 60। आप संख्याएं कितनी बची? 18 यानी ये बचा 580 बटे 18। 18 तिया 54, 18 दूना 36, 18 दूना 36, 18 दूना 36 यानी आपका औसत कितना बचा? 32.2। अदरवाइज ऐसे कर सकते हैं। देखो, जो संख्याएं गई हैं वो कितना छोड़ के गई हैं, देखो कितना छोड़ के गई हैं, 29 और 31 यानी उनका एवरेज 30 है यानी कि वो 60 लेके गई। जबकि अगर 64 लेके जाती तो एवरेज में कोई चेंज नहीं होता, यानी वो अपने हिस्से का 4 छोड़ गई और अपने हिस्से का जो 4 छोड़ के गई वो बची हुई 18 संख्याओं पे डिवाइड होगा यानी कि ये एवरेज को कितना बढ़ाएगा? 4/18। या हम कह सकते हैं ये एवरेज को कितना बढ़ाएगा? 2/9। 2/9 मतलब 0.22 यानी एवरेज अगर 32 था तो 32.22 हो जाएगा। क्लियर? तो ये थे मेंस के 30 प्रश्न। आई होप आपको सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।